अगर मैं आपको ऐसे एक स्केल दूं मैं आपको सर कि 1 से 10 तक आपको प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है हिमाचल में जयराम जी की, उनको अगर आपको 1 से 10 के पैमाने पे नापना है, आप कितना नंबर देंगे इस वक्त? तो इस करके मैं जिसमें से बड़ा एरिया, इस जिला वो जिला, मंडी भी मेरा जिला है, मंडी में मेरा मकान ज़मीन है। बिल्कुल। तो इस करके अनुराग जी की ससुराल भी उधर ही है। हाँ, मेरे ननिहाल भी उधर ही आपके है। ननिहाल उधर है। बिल्कुल। अनुराग पहले से ही अपना अलग व्यक्तित्व रखते थे। छठी क्लास से जब से क्रिकेट टीम में आए स्कूल में, तब से आपने देखा उन्होंने अनुराग ठाकुर लिखा, अनुराग धूमल नहीं लिखा। इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो मेरे नाम से कहीं जाने जाए। कई क्योंकि हमीरपुर के कई पत्रकार और कई यहाँ के प्रबुद्ध जनता सोशल मीडिया पे लिखती रहती है, बोलती रहती है, अंदर खाते काफ़ी आवाज़ है कि हमीरपुर को एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया जब से जयराम जी सीएम बने। आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? मैं प्रदेश को टुकड़ों में नहीं देखता, मैं सारे प्रदेश को इकट्ठा देखता हूँ। कि इस तरीके का जो रिजल्ट आया था, आपको हार का सामना करना पड़ा सुजानपुर सीट से, क्या हो क्या गया था सर उस, मतलब आपको भी था कुछ ऐसा हिंट भी था पहले से कि ऐसा हो सकता है? मुझे कुछ नहीं था। मैं किसी की बात पर टिप्पणी नहीं करता। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे में ही कमी नहीं होगी। उस गंभीरता से इलेक्शन को नहीं लिया और कुछ लोगों ने धोखा भी दिया। भीतरघात हुआ उस वक्त? निश्चित तौर पे हुआ। हाल के लिए क्या प्लान्स हैं सर, अगले जो इलेक्शन होने वाले हैं अभी नेक्स्ट ईयर? जो जनता तय करेगी। आप हैं फाइट करने के मूड में? मैं तो चला हूँ इस करके दौड़ा। सर अगले इलेक्शन में अगर आपको जब पूछेंगे, अगर आपको मौका दिया उन्होंने कि आप कहाँ से लड़ना चाहेंगे, तो आप अपनी सीट फिर से आप हमीरपुर से लड़ना पसंद करेंगे कि आप सुजानपुर ही रखना चाहेंगे? देखिए, मैं 84 से चुनाव लड़ रहा हूँ। 84 में मुझे कहा कि आप हमीरपुर पार्लियामेंट लड़ो, जो पार्टी ने कहा। अच्छा सर, लास्ट इसी कंस्टिट्यूंसी से 2017 में अगर हम लगभग 2000 वोट से हारे, तो 2019 के पार्लियामेंट चुनाव 25,000 से ज़्यादा की लीड भी इसी कंस्टिट्यूंसी आई। आपकी वो तस्वीर बड़ी फेमस है पूरे हिमाचल में, जिसमें आप दोनों गले मिल रहे हैं और बहुत ही खिलखिला के हंस रहे हैं। वो तस्वीर आज भी बड़ी जगह यूज़ होती है। तो उनके साथ बिताए कोई ऐसी याद जो आप आज रिमेंबर करना चाहें, याद करना चाहें? और राज परिवार से आते थे, इसलिए कुछ उनकी अपेक्षाएं भी होती थी। हम साधारण ग्रामीण क्षेत्र से, किसान फौजी परिवार से थे, हमारी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। तो हमारा टकराव अगर कभी हुआ भी तो व्यक्तिगत नहीं था, वो नीतियों को लेकर दृष्टिकोण हमारा किस चीज़ के बारे में क्या है, इन बातों पे होता था। मैं पोल स्टार की जो फॉलोइंग है, जो आपके दर्शक हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और आप जिस तरह से कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं उसकी तारीफ सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर कभी कभी लास्ट में उनको बता देता हूँ कि इनके जो मालिक है, जो मेन आदमी है, उसको मैं जानता हूँ। तो आपके लिए शुभकामनाएं बहुत बहुत। हिमाचल प्रदेश में एक समय सड़कों के मुख्यमंत्री के नाम से अपनी अलग पहचान बनाने वाले, 2 बार मुख्यमंत्री बन प्रदेश की कमान संभालने वाले, 3 दशकों से भी ज्यादा का राजनीतिक अनुभव रखने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल प्रदेश में भाजपा की राजनीति की एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। हालांकि 2017 में हुए विधानसभा के चुनावों में वे भाजपा के मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट थे, लेकिन सुजानपुर सीट से हारने के बाद पार्टी हाईकमान ने जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाना उचित समझा था। हिमाचल के अगले विधानसभा चुनावों में अब बस 1 साल का वक्त रह गया है और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और उनके समर्थकों की सक्रियता प्रदेश की राजनीति में बढ़ती जा रही है। हाल ही में अनुराग ठाकुर को सूचना प्रसारण मंत्रालय जैसा हाई प्रोफाइल विभाग की कमान मिलने से भी प्रदेश में भाजपा की अंदरूनी राजनीति में हलचल देखने को मिली। तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व से आशीर्वाद लिए प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इन सब बदलावों और बदलते समीकरणों के बीच हमने सोचा क्यों न खुद हिमाचल में भाजपा की राजनीति के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से एक वार्तालाप किया जाए। तो देखिए प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के साथ यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष इंटरव्यू में। और जैसे कि आप मेरे साथ देख सकते हैं, हमारे साथ हैं हिमाचल के जानी मानी पर्सनैलिटी, राजनीति के दिग्गज श्री प्रेम कुमार धूमल जी, जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के।
और इनसे जानेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में भी, जैसा कि आप जानते हैं, और स्टेट में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी हलचल हो रही हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है इस वक्त धूमल साहब से जाने कुछ इनकी बातें और कुछ क्या ये सोचते हैं। और स्पेशली अनुराग जी जब से कैबिनेट मिनिस्टर बने, फुल एकदम कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, जब से सूचना प्रसारण मंत्री और साथ ही साथ खेल मंत्री, उसके बाद वो वाला रिएक्शन भी इनसे जानेंगे कि एक पिता होने के नाते वो कैसा फील करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। पहला आपका स्वागत, आप कई दिनों के बाद मंडी से हमीरपुर पहुँचे। जी सर, थैंक यू। सर मेरा सवाल पहला तो मैं उसी से शुरू करता हूँ। हाल ही में लास्ट मंथ कैबिनेट में फेरबदल हुआ। अनुराग जी को एक बहुत अहम मंत्रालय मिले हैं उनको, जिसमें आपका सूचना प्रसारण मंत्रालय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक मिनिस्ट्री मानी जाती है, और उसके बाद उन्हें खेल मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया। एक पिता होने के पहले अनुराग जी को हम इस तरीके से जानते थे कि वो श्री प्रेम कुमार धूमल के सुपुत्र हैं, लेकिन अब एक तरीके से अगर आप दिल्ली चले जाएं या कहीं और चले जाएं तो आपका अगर कहीं जिक्र आएगा तो आपको लगता है कि अब आपका जो, जिसे कहते हैं कि माता पिता के लिए खुशी की बात होगी, उसके बेटे से या उनके बच्चों से उनकी पहचान हो, आपको लगता है वो समय आ गया है? निश्चित तौर पर किसी भी माँ बाप के लिए एक गौरव और स्वाभिमान की बात होती है कि जब उनका परिचय उनके बच्चों के नाम पर करवाया जाए। अनुराग पहले से ही अपना अलग व्यक्तित्व रखते थे। छठी क्लास से जब से क्रिकेट टीम में आए स्कूल में, तब से आपने देखा उन्होंने अनुराग ठाकुर लिखा, अनुराग धूमल नहीं लिखा। इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो मेरे नाम से कहीं जाने जाएं। और अब उनके दोनों बच्चे जो हैं, दोनों का नाम, एक का उदयवीर सिंह है और एक का जयादित्य सिंह, वो ठाकुर नहीं लिखते। अच्छा, कि अपने दम पे ज़मीन में जगह बनाओ, अगर बना सकते हो, योग्यता रखते हो, दम रखते हो तो आगे बढ़ो, बाप का सहारा लेकर नहीं। जी, तो ये बड़ी अच्छी, मतलब आपने एक बात कही कि मतलब सरनेम नहीं लगाया कि अपने दम पे वो कुछ करें। आपको क्या लगता है सर, बचपन से उनका इंटरेस्ट आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में था कि वो कुछ और करना चाहते थे? स्पोर्ट्स में तो उनकी काफ़ी ज़्यादा रुचि है। पॉलिटिक्स में उनका बिल्कुल रुचि नहीं थी। वो केवल खेल में मस्त रहते थे और व्यस्त रहते थे। हमें पता नहीं होता सवेरे कब उठ के ग्राउंड चले गए। और छठी क्लास के बाद मैंने उनकी पढ़ाई पर एक पैसा नहीं खर्चा। वो स्कॉलरशिप के दम पर ही आगे निकले खेल के कारण। ये तो जब मैं चुनाव लड़ता था तब भी यहाँ सारे कार्यकर्ताओं को आप पूछ सकते हैं, कभी वो बरकरी के लिए नहीं आते थे। मैं सांसद बना, वो वोट डालने तो आ गए जब वोट उनका पहली बार बना, लेकिन वोट मांगने नहीं आए। तो जब कांग्रेस सरकार ने बार बार मुकदमे किए क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ, इसमें 7 केस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जीते। कोई केस चेन्नई में होता था, कोई कोलकाता में, कोई सुप्रीम कोर्ट में, कोई शिमला हाई कोर्ट में। तो एक संघर्ष के कारण और अपने दम पर लड़े। अगर पॉलिटिक्स में नहीं आते अनुराग जी तो या तो वो फुल टाइम आर्मी को सर्व कर रहे होते या फिर एक स्पोर्ट्स पर्सन होते? निश्चित तौर पर स्पोर्ट्स पर्सन ही होते, काफ़ी आगे बढ़ते। लेकिन जब इतने मुकदमे फेस करने पड़े तो अरुण जेटली जी जो पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण नेता थे, उन्होंने इनमें योग्यता नोट की कि ये फाइटर हैं। उन्होंने आग्रहपूर्वक, जब 2008 में पहली बार टिकट देना था तब मैं मुख्यमंत्री था और हमीरपुर का बाई इलेक्शन होना था, मुझे फ़ोन आया, राजनाथ सिंह जी तब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा आप कहाँ हैं? मैंने कहा शिमला हूँ। कि कल हमारी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, आपने नहीं आना। मैंने कहा मुख्यमंत्री तो होता है उसमें। उन्होंने कहा नहीं, आपको नहीं आना। मैंने कह दिया हम कर लेंगे अपने आप जो करना होगा। और दूसरे दिन शाम को घोषणा हुई कि अनुराग को टिकट दे दिया। क्योंकि जेटली जी तो जब मुझे बाई इलेक्शन लड़ाए गए तब भी कह रहे थे कि इनको लड़ाओ अनुराग को। तो ये उनके ऑफिसोन वो आए। हाँ, उनको डिसएडवांटेज जरूर रहा क्योंकि मैं सक्रिय बहुत था तो थोड़ा उनको पीछे रहना पड़ता था, लेकिन कोई हेल्प उन्हें मेरे कारण मिली हो ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद के भी 2 इलेक्शन उन्होंने एक के बाद एक फिर जीते और उसके बाद 3 इलेक्शन टोटल, और उसके बाद एक
पहले भी मंत्री हो रहे हैं, लेकिन राज्य स्तरीय मंत्री रहे और अब उनको इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिया गया मोदी गवर्नमेंट में। आपको इस खबर के बारे में कब पता चला? उन्होंने किस वक्त बताया? जिस दिन ये अनाउंसमेंट होनी थी उसके पहले आपको मालूम चल पड़ा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, या कैसे ये सारा घटनाक्रम कैसे हुआ? नहीं, 2014 में जब पहली बार सरकार बनी तब हमें ऐसी सूचनाएं थी कि इनको मंत्री बनाया जा रहा है। हम गए भी थे दिल्ली, लेकिन तब बनाया नहीं गया। 2014 से 19 तक फिर एक सांसद इन्होंने काम किया, चीफ विप इनको बनाया गया। 2019 के चुनाव के बाद मैं दोनों बार ओथ में नहीं गया। जब पहली बार ओथ हुई तब भी दोपहर को 12 बजे इनका फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया है और अमित शाह जी ने कहा है कि आपको ओथ लेनी है। तो मैंने कहा मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हें बुलाएंगे ओथ देंगे तो सबको पता लग जाएगा। 2019 के बाद फिर जब एक्सपेंशन होनी थी, फिर बदल होना था मंत्रिमंडल में, उस दिन भी मैं तो हमीरपुर में था जिला की बैठक में। बैठक से जब बाहर निकला तो इनका फ़ोन आया कि पीएम साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा जाओ, बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद में भोरंज के मंडल की प्रधानों का सम्मान समारोह था, वहाँ सम्मानित करते रहे। तो बीच में फ़ोन आया 3 बजे करीब कि प्रमोशन हो रही है। बस इतनी बात हुई, मुझे नहीं पता क्या महकमा होगा क्या। तो शाम को पता लगा फिर जब ओथ हुई। आपने लाइव देखा फिर? हाँ, ओथ का तो मैंने देखा फिर 6 बजे जब ओथ प्रारंभ हुई। तब तो कार्यक्रम खत्म हो गए थे और हम आ चुके थे घर। घर पे क्या रिएक्शन था उनकी माता जी का और सभी लोगों का? उनको मैंने बताया 6 बजे के आसपास की आज प्रमोशन हो रही है। अच्छा, उनको उसी दिन पता चला? सभी को उसी दिन, मुझे खुद उसी दिन पता लगा। हाँ, वो एक्चुअली, और अनुराग जी को भी उसी दिन पता लगा कि प्रमोशन हो रहा है। मॉर्निंग में इनफैक्ट कई जो रिपोर्ट्स हैं कि मॉर्निंग में 6 बजे के समय कॉल आया था कई जो मंत्री हैं उनको कि आप रिज़ाइन कीजिए, और एकदम से उसी वक्त कईयों को कॉल गए कि आपने आना है वहाँ पे। प्रदेश की राजनीति पे आते हैं। जयराम जी पिछले 4 सालों से मुख्यमंत्री हैं और अब नेक्स्ट ईयर आपको जैसा कि जानते हैं आप फिर से इलेक्शन आने वाले हैं यहाँ पे। क्या लगता है आपको कि आप खुद 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि किस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है हिमाचल में? उनको किस तरीके से आंकते हैं आप, जयराम जी को? देखो, मैं किसी को आंकता नहीं, लेकिन ये मानता हूँ कि सरकार के लगभग 1.5-2 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गए। जो काम विकास का होना चाहिए था, विकास की बजाय कोरोना बीमारी से कैसे लोगों को बचाएं, क्या क्या सावधानियाँ बरतें, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, इसमें टाइम ज़्यादा लगा है। बाकी आंकलन का काम तो मीडिया वालों का होता है, आप करिए। आपको क्या लगता है उन्होंने सभी क्षेत्रों को बराबर कई, क्योंकि हमीरपुर के कई पत्रकार और कई यहाँ के प्रबुद्ध जनता सोशल मीडिया पे लिखती रहती है, बोलती रहती है, अंदर खाते काफ़ी आवाज़ है कि हमीरपुर को एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया जब से जयराम जी सीएम बने। आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? मैं प्रदेश को टुकड़ों में नहीं देखता, मैं सारे प्रदेश को इकट्ठा देखता हूँ। हमने सेब वाला और मक्की वाला हिमाचल ये किया है। अभी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले, एक यूनिवर्सिटी में मैंने सम्मानित किया एक किसान को, हरिवंश शर्मा, घुमारवी के हैं। उन्होंने घुमारवी में सेब पैदा किया, तो हमारी सरकार थी, हमने उनको सम्मानित भी किया। और पहली बार किसी एग्रीकल्चरिस्ट को उसके काम के कारण ही यूनिवर्सिटी के सेनेट का मेंबर नॉमिनेट किया था। उस यूनिवर्सिटी में अब उनको सम्मानित किया। उसने एक खेत में ही सेब, आम, अनार, अंगूर, अनेकों ऐसे फल 7-8 प्रजातियों के पैदा किए। और उसको देखकर जब मैंने शिमला में उसको सम्मानित किया तो एक मेहता कोटगढ़ से हैं, उन्होंने वहाँ पे आम पैदा किया कुमारसैन में। तो उन्होंने कहा सर आपने उसको सम्मानित किया सेब पैदा करने के लिए, तो मैंने आम पैदा किया है। हमने उन्हें भी सम्मानित किया। उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, हवन करें बागीचे के अंदर, उसका फल पे क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह के अनेकों कार्यक्रम मतलब तो इस करके मैं जिसमें सेब बड़ा एरिया, इस जिला वो जिला, मंडी भी मेरा जिला है,
मंडी में मेरा मकान ज़मीन है, बिल्कुल। तो इस करके। अनुराग जी की ससुराल भी उधर ही है। हाँ, मेरे ननिहाल भी उधर ही आपके है, ननिहाल उधर है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं टुकड़ों में नहीं देखता प्रदेश को। बिल्कुल। अगर मैं आपको ऐसे एक स्केल दूं मैं आपको सर कि 1 से 10 तक आपको प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है हिमाचल में जयराम जी की, उनको अगर आपको 1 से 10 के पैमाने पे नापना है, आप कितना नंबर देंगे इस वक्त? मैं यूनिवर्सिटी के पेपर मार्क करता रहा हूँ और काफ़ी कर लिए, इसलिए काम अब प्रेस वालों को छोड़ा है। सर अब थोड़ा सा पिछले इलेक्शन की तरफ जाएंगे। 2017 में इलेक्शन हुए थे और एक बहुत ही मतलब उसे कह सकते हैं कि हमारे लिए भी शॉकिंग था कि इस तरीके का जो रिज़ल्ट आया था, आपको हार का सामना करना पड़ा सुजानपुर सीट से। क्या हो क्या गया था सर उस वक्त? मतलब आपको भी था कुछ ऐसा हिंट भी था पहले से कि ऐसा हो सकता है? मुझे कुछ नहीं था कि बहुत सारा क्षेत्र तो वो क्षेत्र था जो मेरे वंशज क्षेत्र का भाग था, और यहाँ की आपने देख लिया कैसे दुर्गम, यहाँ पे इसी गांव में ये जो पीएचसी की भवन आप बनाया हमने बनवाया, इससे पहले एक भीम सिंह राणा थे, उन्होंने अपने पैसे से भवन बनवाया था नीचे गांव में। उसका उद्घाटन करने के लिए उस समय के स्वास्थ्य मंत्री थे नालागढ़ के राजा विजेंद्र सिंह जी, वो आए, मैं भी आया, मैं युवा मोर्चा में था, और डॉक्टर लक्ष्मी राम हमारे विधायक थे यहाँ। तो यहाँ एक पीछे जगह आती है जहाँ से बस आ रही है गाड़ियाँ, वहाँ इतना कम रास्ता था कि एक आदमी अगर उधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा है तो आवाज़ दे रुक जा भाई, वो उधर रुकता था तो मैं यहाँ से क्रॉस कर पाता था, और मैं यहाँ रुकता था तो वहाँ से आदमी इधर आता था। वहाँ हमने सड़क पहुँचाई थी। सुजानपुर से संदोल तक 9 पुल बनाए थे 2 साल में। तो कल्पना नहीं थी, जहाँ बकरी नहीं चल सकती थी वहाँ पे गाड़ियाँ चलाई। आपको तभी एक टैग भी मिला था सड़कों का मुख्यमंत्री का। हाँ, सारे प्रदेश में एक ही चुनाव क्षेत्र है जहाँ पर एक गांव को जोड़ने के लिए शुरू बनाई गई है, बेलरू गांव नीचे। बट आप आंकलन कैसे करते हैं सर? मतलब क्या आपकी जो स्ट्रेटेजी में कुछ ऐसी कमी रह गई हो, या फिर जो क्या नाम है अपने राणा जी हैं उनकी स्ट्रेटेजी कुछ ज़्यादा पावरफुल थी? क्या लगता है आपको? मैं किसी की बात पर टिप्पणी नहीं करता, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे में ही कमी रही होगी। शायद लोग अपेक्षाएं नहीं करते कि उनके घर तक सड़क बने, अपेक्षाएं करते कि हमारे घर कोई मृत्यु हो जाए, खुशी की बात हो तो ज़रूर दुख प्रकट करने या खुशी जाहिर करने के लिए आए। अगर विकास का ही मापदंड होगा तो कितना विकास होगा तो आप जान सकते हैं। लेकिन जब मुझे घोषित किया गया मुख्यमंत्री कैंडिडेट, तो उसके बाद मैं एक दिन भी सुजानपुर नहीं आ सका। जो आखिरी के 8-10 दिन थे उनमें लगातार बाहर था। आखिरी दिन जब एक दिन मैंने रखा था, जो लास्ट प्रचार का दिन था, उस दिन सवेरे जोगिंद्रनगर से फ़ोन आ गया ठाकुर गुलाब सिंह का कि उनके यहाँ जनसभा बहुत ज़रूरी है लड़भड़ोल में। शिमला से हेलीकॉप्टर नहीं मिला पार्टी से, तो मैं बाई रोड लड़भड़ोल गया, जलसा किया। फिर बैजनाथ आ रहा, तो बैजनाथ बाज़ार में जो कैंडिडेट था हमारा वो घूम रहा था, उसके साथ थोड़ा टाइम लगाया। फिर नगरोटा के कैंडिडेट का फ़ोन आ गया कि आप मोबाइल पे ही मेरी रैली एड्रेस कर दो। तो जब तक मैं अपने चुनाव क्षेत्र पहुँचा तो 5 बज गए थे। चुनाव खत्म हो, प्रचार खत्म हो गया था। और कुछ लोगों ने इस अति विश्वास में कि अब तो मुख्यमंत्री बनना है तो जीत ही जाएंगे, उस गंभीरता से इलेक्शन को नहीं लिया, और कुछ लोगों ने धोखा भी दिया। भीतरघात हुआ उस वक्त, निश्चित तौर पे हुआ। तो अभी क्या लगता है आपको, जो विधायक बने उसके बाद राजेंद्र राणा जी, विकास हो रहा है सुजानपुर का? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है इसकी असेसमेंट आप खुद करें तो ठीक रहेगा। वो भी आपके एक वक्त आपकी शागिर्दी में जिसके कहते हैं उसी में वो उन राजनीति में सहयोगी रहे हमारे साथ। शागिर्द तो उनमें किसी को पार्टी में मानता, मैं मानता हूँ कि सहयोगी थे। अगले साल के लिए क्या प्लान्स हैं सर? अगले जो इलेक्शन होने वाले हैं अभी नेक्स्ट ईयर, जो जनता तय करेगी। आप हैं फाइट करने के मूड में? मैं तो चला हूँ, इस करके दौड़ा हूँ। आज भी एक कार्यक्रम था, 4 हो गए। मतलब आपने लास्ट अगले साल की तैयारी अभी से शुरू कर दी है? नहीं, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक पॉलिटिक्स में एक्टिव रहूँगा।
अनुराग जी का और अरुण जी का क्या इसके ऊपर स्टैंड रहता है? अनुराग जी अरुण जी का अपना अपना स्टैंड होगा अपने लिए। हम पारिवारिक तौर पे इन बातों को नहीं सोचते। निश्चित तौर पे वो चाहेंगे कि मैं एक्टिव रहूं और जीतूं। बिल्कुल। अरुण तो सारा चुनाव संभालते हैं। सर, अगले इलेक्शन में अगर आपको जब पूछेंगे, अगर आपको मौका दिया उन्होंने कि आप कहाँ से लड़ना चाहेंगे, तो आप अपनी सीट फिर से आप हमीरपुर से लड़ना पसंद करेंगे कि आप सुजानपुर ही रखना चाहेंगे? देखिए, मैं 84 से चुनाव लड़ रहा हूँ। 84 में मुझे कहा कि आप हमीरपुर पार्लियामेंट लड़ो, जो पार्टी ने कहा। 89 में मैं जीता, 91 में फिर पार्लियामेंट लड़ा, 96 के बाद 98 में चॉइस आई। तो 98 में अटल जी ने कहा कि तुम हमीरपुर पार्लियामेंट के साथ साथ हमीरपुर असेंबली और बमसुरन असेंबली ये भी दोनों लड़ो। मैंने कहा 3 चुनाव लड़के मैं क्या करूँगा? अगर तीनों जीत गया आपकी कृपा से तो 2 से इस्तीफा दूंगा और पब्लिक को बताऊंगा कि मैं 3 क्यों लड़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1 सीट चुन लो असेंबली के लिए, आप असेंबली लड़ो और आपके 10-12 MLA आएंगे, फिर 5 साल लाठियाँ खाओ अपोजिशन में रह के। हमने कहा करेंगे भी आप पार्टी के लिए। वो सरकार ही बन गई, वो 5 साल चली भी। फिर जब असेंबली की तैयारी कर रहा था 2007 में बाई इलेक्शन आ गया, तो कहा कि तुम्हें लड़ना है पार्लियामेंट। मैंने इनकार कर दिया। तो अटल जी ने कहा कि अगर हमीरपुर जीतना है तो धूमल जी का लड़ना ज़रूरी है, आप पार्लियामेंट जीतो फिर सरकार भी बनाओ। तो असेंबली लड़े और बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री घोषित करके लड़ाया असेंबली में। जी। तो जहाँ से पार्टी कहेगी, पहले मुझे आर्गूमेंट दिया गया पिछली बार, मैं 2012 में भी यहाँ से लड़ सकता था। तब कहा गया कि जिला हेडक्वार्टर से लड़ो, 5 सीटें प्रभावित होती हैं। 2019 में आर्गूमेंट ये था, 2017 में, कि 5 सीटें तब आती हैं अगर सुजानपुर से आप लड़ो। तो जो पार्टी ने कहा वैसे आप जहाँ से पार्टी कहेगी लड़ेंगे। अभी भी आप जो पार्टी कहेगी उसी सीट से लड़ेंगे आप? पार्टी जो कहेगी वही पार्टी। आपकी अपनी इच्छा कहाँ से लड़ने की? वैसे आपका तो मेरे ख्याल से आप वहीं से हमीरपुर ही चाहेंगे। नहीं, मेरा तो ये भी कोई आपत्ति नहीं है जी। जितनी कोशिश यहाँ करनी थी वो भी कर ली है। अच्छा सर, लास्ट इसी कंस्टिट्यूंसी से हाँ जी 2017 में अगर हम लगभग 2000 वोट से हारे, तो 2019 के पार्लियामेंट चुनाव में 25,000 से ज़्यादा की लीड भी इसी कंस्टिट्यूंसी से आई। और यही बमसुन था जिसने 2007 के असेंबली इलेक्शन में 26,007 वोट की लीड दी थी। हाल ही में एक बहुत प्रदेश के बहुत बड़े कद्दावर नेता का देहांत हुआ, कांग्रेस के वीरभद्र सिंह। आपका काफ़ी लंबा उनके साथ आपका परिचय रहा होगा और आप उनके साथ उठे बैठे होंगे। असेंबली में भी कई बार आपने अटेंड किए। एक आपकी वो तस्वीर बड़ी फेमस है पूरे हिमाचल में, जिसमें आप दोनों गले मिल रहे हैं और बहुत ही खिलखिला के हंस रहे हैं। वो तस्वीर आज भी बड़ी जगह यूज़ होती है। तो उनके साथ बिताया कोई ऐसी याद जो आप आज रिमेंबर करना चाहें, याद करना चाहें उन्हें? क्या उनकी पर्सनैलिटी थी, और कोई ऐसा वाक़या जो आपके जहन में होगा अभी भी ताज़ा एकदम से? कोई ऐसा कॉमेडी कुछ हो गया हो या कुछ अन्य कुछ भी? देखिए, श्री वीरभद्र सिंह जी का इस दुनिया से जाना उनके परिवार के लिए, पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी कमी है ही। सारे प्रदेश को भारी क्षति हुई है। वो सबसे कद्दावर नेता थे और मेरा संपर्क उनके साथ तब बना जब मैं लोकसभा का सदस्य होता था और वो मुख्यमंत्री के तौर पर अक्सर दिल्ली आया करते थे। सेंट्रल हॉल में हम मिलते थे। फिर मैं बीजेपी का अध्यक्ष भी था, तब भी कई बार मिलना हुआ। उनकी नीतियों से, उनके व्यूज़ से मेरा मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो बहुत बड़े नेता थे और राज परिवार से आते थे, इसलिए कुछ उनकी अपेक्षाएं भी होती थी। हम साधारण ग्रामीण क्षेत्र से, किसान फौजी परिवार से थे, हमारी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। तो हमारा टकराव अगर कभी हुआ भी तो वो व्यक्तिगत नहीं था, वो नीतियों को लेकर
दृष्टिकोण हमारा किस चीज़ के बारे में क्या है, इन बातों पे होता था। और वो भी खुल के अपनी बात कहते थे, मैं भी खुल के कहता था। लेकिन उनकी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि इतने केस HPCA पे किए। आप कभी HPCA स्टेडियम जाइए धर्मशाला, वहाँ पर विजिटर बुक में श्री वीरभद्र सिंह ने लिखा, जिसका अर्थ है कि विश्व के सबसे सुंदर स्टेडियम में से एक रिकॉर्ड किया उन्होंने अपने हाथ दस्तखत करके, वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो उसका तो विरोध कर रहे थे वो। तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या लगता है सर, भाजपा पूरी तरह रेडी है? हमीरपुर नेक्स्ट ईयर इज ऑलवेज द बेस्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर इज बेस्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर इज बेस्ट ईयर। इस नोट के साथ हम भी ख़त्म करना चाहेंगे। शॉर्ट सा इंटरव्यू था, शॉर्ट तो क्या, शॉर्ट करते करते सर थोड़ा लॉन्ग हो गया। कुछ कहना चाहेंगे सर लास्ट में? नहीं, आप शॉर्ट इंटरव्यू चाहते तो लास्ट में और लंबा हो जाएगा। मैं पोल स्टार की जो फॉलोइंग है जी, जो आपके दर्शक हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है जी। और आप जिस तरह से कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं उसकी तारीफ सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर कभी कभी लास्ट में उनको बता देता हूँ कि इनके जो मालिक है, जो मेन आदमी है, उसको मैं जानता हूँ। तो आपके लिए शुभकामनाएं बहुत बहुत। पोल स्टार के दर्शकों का भी भविष्य उज्जवल हो और पोल स्टार भी खूब फले फूले, ऐसी शुभकामनाएं। तो ये थे 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री प्रेम कुमार धूमल जी, और इन्होंने मतलब बड़ी बेबाकी से सारे के सारे जवाब यहाँ पे दिए। और जैसे वो क्रिकेट में होता है ना सर, बैट्समैन जिस बॉल को खेलना नहीं होता उसको छोड़ देते हैं, तो उस तरीके से भी कई बॉल इन्होंने छोड़ दी। और देखते अभी नेक्स्ट ईयर, अभी 1 साल बचा हुआ है इलेक्शन के लिए, और इन्होंने तो अपनी पूरी कैंपेनिंग हम देख रहे थे। अभी पीछे भी एक कार्यक्रम था इनका, और एक कार्ड, हेल्थ कार्ड बांटे जा रहे हैं यहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए। और ये सांसद अनुराग ठाकुर की स्कीम है, स्पेसिफिक स्कीम है पूरे आपके ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ना सर ये पूरी, और स्पेशल एम्बुलेंसेज भी चलाई गई हैं। तो एक बड़े हम देख रहे हैं कि बड़े ज़ोर शोर से अभी से पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं नेक्स्ट ईयर की। और अब देखना होगा कि राजनीति जो है अब किस तरफ जाती है यहाँ से आगे, और धूमल साहब अब फिर से कैसे यहाँ पे उभरते हैं, तो वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा सर। हम देखेंगे ये चीज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू आल्सो। थैंक यू सर, और हमको इतना समय देने के लिए। और मैं दर्शकों आपको बता दूं, इस वक्त हम एक मंदिर में हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है मैं बताऊं लेफ्ट में गुम्बर नाम की एक जगह है, और ये इलाका जो है आपका सुजानपुर में पड़ता है सर, सुजानपुर में पड़ता है। और मैं बताऊं यहाँ से ठीक पीछे मेरे को कमला किला जो है, कमला फोर्ट जो है वो भी यहाँ से दिख रहा है, और काफ़ी ऐतिहासिक जगह जैसे कि आप जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए। लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए आपको और किन फेमस पर्सनैलिटी से हम आगे इंटरव्यू लें, उनसे क्या सवाल पूछें, वो भी आप हमको इनबॉक्स कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस इंटरव्यू को देखने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। धन्यवाद आपका आने के लिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।